गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको पार्ट 11 and 12 व्याकरण विभाग से पार्ट 11 and 12 was watch और because वाच्य किसे कहते हैं ये पहले बता रहे हैं। उसके बाद आपको बताएंगे अविकास 2 लेसन के बारे में बता रहे हैं आज आपको, लेसन नंबर 11 और 12। सबसे पहले हम आपको बता दें वाच्य किसे कहते हैं। तो वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिसमें यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। फिर से, वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। वाच्य के 3 भेद हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कृतवाच्य। तो फिर से बताएं, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। फिर से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कृतवाच्य। कृतवाच्य किसे कहते हैं? कृतवाच्य क्रिया का वह रूप है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़ता है तथा लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार होता है। फिर से ध्यान दीजिए, कृतवाच्य किसे कहते हैं? कृतवाच्य क्रिया का वह रूप है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। ये भी राइट है। और इसमें क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़ता है। इसमें लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार ही होता है। जैसे दादाजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। इन वाक्यों में लिंग वचन कर्ता के अनुसार है। वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। कौन समाचार पढ़ते हैं? दादाजी समाचार पढ़ते हैं, इसलिए यह कृतवाच्य। तो इस वाक्य में लिंग वचन कर्ता के अनुसार है, वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, इसलिए यह कृतवाच्य। ठीक है। दूसरा एक उदाहरण देखिए, सारिका दूध पीती है। इसमें कर्ता प्रधान है, सारिका। कौन दूध पीती है? सारिका, इसलिए यह कृतवाच्य। नरेश नाश्ता करता है। कौन नाश्ता करता है? नरेश। इसमें कर्ता की प्रधानता है। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे कृतवाच्य कहते हैं, और इसमें लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार होता है। कृतवाच्य में कर्ता वाक्य का केंद्र बिंदु होता है। लिंग वचन क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कृतवाच्य की क्रिया अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। तो 3 मुख्य विषय जो कृतवाच्य में आपको जानना चाहिए, उसका पहला वाक्य है कृतवाच्य में पहला नियम विशेष। पहला नियम, कृतवाच्य में कर्ता वाक्य का केंद्र बिंदु होता है। दूसरा, लिंग वचन और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। तीसरा, कृतवाच्य की क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है। जैसे कमल सो रहा है,
कमल यहाँ करता है, सो रहा है क्रिया, कर्म नहीं है, तब भी ये राइट, तब भी ये कृतवाच्य। लता गीत गाती है, इसमें देखिए लता करता है, गाती है क्रिया है, क्या गाती है? गीत गाती है। गीत सकर्मक क्रिया, सकर्मक है, इसमें कर्म है? गीत क्या है? कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया। तो कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया हो सकती या होती है। और दूसरा देखिए कर्मवाच्य किसे कहते हैं? हम बता रहे हैं कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कर्मवाच्य क्रिया का वह रूप है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और इसमें वाक्य का उद्देश्य या कर्ता मुख्य ना होकर कर्म मुख्य होता है। इस वाक्य में कर्ता मुख्य ना होकर कर्म मुख्य होता है और क्रिया लिंग, वचन और कर्म के अनुसार ही होती है। क्रिया और लिंग कर्म के अनुसार होता है। तो इसमें भी देखिए मुख्य विशेष, जैसे ड्राइवर से कार चलाई गई, ड्राइवर से कार चलाई गई। महेश द्वारा कविता सुनाई गई, रोहित द्वारा पेंटिंग बनाई गई, कोमल से अमरूद खाया गया। इन वाक्यों में क्रियाएं चलाई गई, बनाई गई, सुनाई गई और खाया गया कर्म के अनुसार है। इन वाक्यों में कार, पेंटिंग, कविता और अमरूद सब क्या है? कर्म है। ये वाक्य कर्मवाच्य है। इन वाक्यों में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। पत्र भेजा गया, कर्म प्रधान है। वाक्य में कर्म प्रधान होता है। तीसरा आप देखिए भाववाच्य। अंतिम भाववाच्य किसे कहते हैं? भाववाच्य में क्रिया का वह रूप, भाववाच्य क्रिया का वह रूप है जिसमें यह बोध होता है कि इसमें ना कर्म प्रधान होता है, ना कर्ता प्रधान होता है, बल्कि क्रिया में भाव की प्रधानता होती है। यूँ कहें, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। और भाववाच्य में सदैव क्रिया एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में होती है। भाववाच्य की मुख्य क्रिया रूप से असमर्था इसमें बताई जाती है। असक्ता के अर्थ में इसमें प्रयोग होता है, जैसे तुमसे इतना सा कार्य भी नहीं किया गया। असमर्था, अशक्ता का बोध होता है इसमें। अब सहा नहीं जाता, असमर्था का भाव। आज्ञा प्राप्त करने के अर्थ में भाववाचक संज्ञा भी प्रयुक्त होती है, जैसे आप बैठ जाइए, चलिए थोड़ा घुमा जाए, ये भी भाववाच्य है। तो आपके कोर्स में इतना ही दिया हुआ, चलो सोया जाए, मुझसे चढ़ा नहीं जाता, रीमा से चुप रहा नहीं जाता, यहाँ असमर्था का भाव। तो भाववाच्य में जो क्रिया, भाववाच्य में क्रिया में भाव की प्रधानता होती है और इस रचना में कर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है। कभी कभी परीक्षा में ऐसा भी आता है कृतवाच्य से कर्मवाच्य बना है। तो जैसे वह मूर्ति गढ़ता है, ये कृतवाच्य है। कर्मवाच्य में बदलाएंगे तो हो जाएगा उससे मूर्ति गढ़ी जाती है। चित्रकार चित्र बनाता है,
ये कृतवाच्य। इसमें कर्मवाच्य में बनाएंगे तो बनेगा ये चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। बच्ची केला खाती है, कृतवाच्य। कर्मवाच्य बन जाएगा बच्ची द्वारा केला खाया जाता है। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे, ऐसा भी आता है। वह सोया, उससे सोया गया, वह सोया कृतवाच्य है। भाववाच्य में बदलेंगे उससे सोया गया। रीता बैठी है, कृतवाच्य, रीता से बैठा जाता है। वे खूब हंसे, उनसे खूब हंसा गया, वे खूब हंसे, कृतवाच्य। भाववाच्य में बदलेंगे उनसे खूब हंसा गया। छोटा जादूगर रो रहा था, छोटा जादूगर से रोया जा रहा था। तो कृतवाच्य में छोटा जादूगर रो रहा था, भाववाच्य में छोटा जादूगर से रोया जा रहा था। तो इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके अब नया लेसन आपको बता रहे हैं। आपकी बुक में सिर्फ कितना दिया है, नया लेसन है, इसमें नेक्स्ट लेसन है इसका 12, लेसन नंबर 12। Watch, अविकारी शब्द, क्या शब्द है अविकारी शब्द? तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं अविकारी शब्द या अवयव किसे कहते हैं। तो लड़की धीरे धीरे चलती है, लड़का धीरे धीरे चलता था, हम धीरे धीरे चलेंगे। इन वाक्यों में देखो स्त्रीलिंग, एक वचन, वर्तमान काल, अन्य पुरुष आदि आदि। तो अविकारी शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले ये देखेंगे अविकारी शब्द किसे कहते हैं। जिनके रूप भाषा में ऐसे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, कारक आदि के कारण नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द या अवयव कहते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन और कारक के कारण नहीं बदलते, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मय बोधक और 5वां निपात बोधक। तो क्रिया विशेषण किससे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द या क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले अविकारी शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कपिल दिन भर खेलता रहा, तो दिन भर क्रिया विशेषण। मोहनी ऊपर बैठी, ऊपर शब्द क्रिया विशेषण। तुम्हें कम खाना चाहिए, कम शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। तो दादी सावधानी से भोजन परोसती है। कैसे परोसती है? सावधानी से। एक चूहा उधर भागा, कहाँ भागा? उधर भागा, उधर शब्द क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के 2 भेद, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण,
और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये है, सबसे पहले आपकी किताब दे दिया है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या दिया है? रीतिवाचक क्रिया। रीति मतलब होता है करने का तरीका, करने का तरीका। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नीरज तेज चलता है, यहाँ तेज शब्द है क्रिया के विशेषण, क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कामनी ध्यानपूर्वक सुन रही थी, तो ध्यानपूर्वक जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। घोड़ा तेज भागता है, तो तेज जो शब्द है वो रीतिवाचक विशेषण है। ठीक है। अब ख में है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, करवाते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे लड़की कमरे के अंदर बैठी है, लड़की कहाँ बैठी है? कमरे के अंदर, तो के अंदर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वर्षा का जल चारों तरफ भर गया, कहाँ भर गया? चारों तरफ। स्थान के बारे में बता रहे हैं, तो ये चारों तरफ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। चिड़िया ऊपर उड़ रही है, कहाँ उड़ रही है? स्थान बता रहा है, ऊपर उड़ रही है। अब है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक काल का मतलब होता है समय। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने की समय की सूचना दे, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय की सूचना दे, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरा मित्र अभी आया है, अभी जो शब्द है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। दादाजी परसों मथुरा जाएंगे, तो परसों जो शब्द है वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। अब है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण या उसकी मात्रा का बोध कराते हैं, जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण या उसकी मात्रा का बोध करवाते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप थोड़ा सा खाना खा लीजिए, उतना खाइए जितना पच सके। आप थोड़ा सा खाना खा लीजिए, या थोड़ा सा जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। उतना खाइए जितना पच सके, उतना और जितना जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार आज हमने आपको क्या बताया? दो बातें बताई। एक, वाच्य के बारे में बताएं, वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद हैं। उसके बाद हमने आपको अविकारी शब्द बताए, जिसमें हमने बताया आपको क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, और क्रिया विशेषण के भेद के बारे में बताया हमने। क्रिया विशेषण के भेद, इसमें हमने आपको बताया कि क्रिया विशेषण के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। जिसमें हमने आपको अभी अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद बताए, जिसके अंतर्गत हमने बताया कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये चार के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। आज हम इतना ही आपको बताएंगे। बाकी तुम्हारे कोर्स में जो और आगे है उसको हम कल नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। कल के में पढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे संबंध बोधक।
उसके बाद बताएंगे हम आपको समुच्चय बोधक हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे विस्मय बोधक। ये आपको हम कल बताएंगे, क्योंकि आज इतना ही बताना है। तो जितना हमने अभी आपको बताया उतना आपको पढ़ना है, ताकि आपको समझ, जितना पढ़ाए उतना समझ में आ सके। क्योंकि आपको थोड़ा पढ़ाने का उद्देश्य यही होता है कि आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको याद रख सकें। आपको याद रखना है, इतना याद रखना है। अब तो उसका मतलब है, तो जो पढ़ाया गया उसको घर में पढ़िए, जो समझ में आए ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। हम आपको सभी विषय का जो भी आपकी समस्या होंगी उसका समाधान बताएंगे। तो अभी आप क्या पढ़ना है इसके बारे में बता दें। देखिए, प्रोज और पोट्री में कविता याद करें। सब कविता को अच्छे से याद कर लीजिए, मौखिक रूप से ये याद कीजिए, बिना देखे आपको याद करना है। और कविता को लिखना भी, रफ कॉपी में आप लिखने का अभ्यास भी कीजिए। जो लेसन हमने आपको पढ़ा दिया वो सब लेसन को पढ़िए, और उसमें से पैराग्राफ, जो पैराग्राफ है 5 लाइन 6 लाइन हर दिन लिखिए हिंदी में। इससे आपको लिखने का जो अभ्यास है वो आपका अच्छा बना रहेगा। इसमें देखिए आपका एक प्रश्न आता है अपठित गद्यांश। हमारे कोर्स में आता है अपठित गद्यांश, जिसमें सबसे पहले सवाल में ये दिया रहता है कि इस गद्यांश को ध्यान देकर पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। अपठित गद्यांश ध्यान दे के पढ़िए। ये अपठित गद्यांश है, ये सवाल अनसीन प्रोज पैसेज, जिसमें 1 2 3 4 5 या 6 लाइन दिया रहता है। ये देखिए इस प्रकार 5 या 6 लाइन दिया रहता है। उसके नीचे में देखिए सवाल, उसके नीचे में पाँच सवाल रहते हैं, और इन 5 सवालों के उत्तर उस गद्यांश के अंदर हैं। प्रश्न की भाषा कुछ दूसरी होती है, उत्तर की भाषा दूसरी होती है। आपको घबराना नहीं, समझना है। समझकर आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके उत्तर तो उत्तर में हैं, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, लेकिन उत्तर तो सब है। तो आपको पढ़ के समझ के और उत्तर खोज के लिखना है। तो ऐसे अनसीन पैसेज को 2 बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो सवाल पूछे गए हैं उनके उत्तर को रेखांकित करना चाहिए, और उसके बाद अपनी भाषा में लिखना चाहिए। उत्तर लिखते समय उत्तर सरल सुबोध और संक्षिप्त लिखने चाहिए। मात्रा संबंधी गलतियां नहीं होनी चाहिए, और पंक्चुएशन के अनुसार, विराम चिन्हों के अनुसार लिखना चाहिए। और उत्तरों का जो संबंध है वो गद्यांश से होना चाहिए, गद्यांश से बाहर नहीं होना चाहिए। गद्यांश के अंदर से ही उत्तर लिखने हैं। तो ये थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। ग्रामर किताब में आपका दिया है, दूसरी भी किताबें अगर आपको कहीं मिलती हैं व्याकरण की जिसमें अपठित गद्यांश दिया है, चाहे वो 7वीं की हो, 8वीं की हो, 6वीं की हो, जो भी हो, उसको भी खोलिए और अपठित गद्यांश को पढ़िए। 1 2 बार 3 बार आप जब लिख कर अभ्यास करेंगे तो आप अपठित गद्यांश को बहुत अच्छे तरीके से आराम से बना लेंगे। तो जो हमने कहा है उसको ध्यान देकर सुनिए और लिखिए। देखिए, शुद्ध लिखना आपके लिए जरूरी है, और शुद्ध लिखने के लिए जरूरी शुद्ध पढ़ो। शुद्ध पढ़ोगे शुद्ध लिखोगे। शुद्ध लिखने के लिए आपको पैराग्राफ, प्रोज, पोएट्री हर दिन लिखना है। धीरे धीरे कठिन शब्दों को भी लिखिए। कठिन शब्द डिक्टेशन के लिए काम आते हैं। हर कविता से 10 शब्द निकालिए कठिन शब्द, और उसको रफ कॉपी में लिखिए। हर पाठ से 10-15 शब्द निकालिए और उसको रफ कॉपी में लिखिए, शुद्ध लिखिए। तो इस प्रकार कठिन शब्दों को लिखने का यदि अभ्यास आप जारी रखेंगे तो
तो इस प्रकार के अभ्यास कार्य से आप शुद्ध हिंदी लिखेंगे। अंग्रेजी और उड़िया भाषा के लिए भी आपको इसी प्रकार का अभ्यास करना चाहिए ताकि आप शुद्ध हिंदी, शुद्ध इंग्लिश और शुद्ध उड़िया लिख सकें। अच्छा, अब देखिए आपके हिंदी साहित्य में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द आते रहते हैं। तुम्हारे बुक में बहुत सारे ये हैं विलोम शब्द दिए, निकालिए, खोलिए, पढ़िए। विलोम शब्द किसे कहते हैं? उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक, पढ़िए, उसमें सब सरल है, कुछ कठिन नहीं है। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। पढ़िए इसको। तो ये आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये हर साल आपकी हर क्लास में ये सब होता है। मुहावरे पढ़िए, लोकोक्तियाँ पढ़िए, संज्ञा पढ़िए। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद, उनके नाम लिखिए, परिभाषा लिखिए। वचन, लिंग, काल, क्रिया, सर्वनाम, ये सब आप पढ़ते रहिए। इसको पढ़ना है, समझना है और लिखना है। तो ये काम आप लगातार जारी रखेंगे तो आपको ग्रामर में कभी किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। तो ग्रामर यदि आपका मजबूत होगा तो हिंदी आपकी मजबूत होगी, व्याकरण आपका मजबूत होगा तो भाषा आपकी मजबूत होगी। तो इस प्रकार आज हम आपको इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में और पढ़ाया जाएगा विस्तार से। जितना पढ़ाया गया है उसको आपको पढ़ना है, समझना है और उसको लिखना भी है। तो इसमें और एक लेसन दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है वो लेसन, अनेकार्थी शब्द, जिसमें शब्दों के अनेक अर्थ बताए गए हैं। उसको भी देखिए। सम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उसका अर्थ भिन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे निधन, निधन यानी मृत्यु, निर्धन यानी गरीब व्यक्ति, थोड़ा सा अंतर होता है। सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कटक, कटक मतलब सेना का समूह, इसको कटक। कंटक यानी काटा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसके अंतर को आपको समझना है। एक शब्द है दुख। दुख शब्द का क्या मतलब है? तन मन से दुखी हो, दुख है। कष्ट, साधारणतः जो तकलीफ होती है उसको कष्ट बोलते हैं। कृपा, किसी की सहायता, ये कृपा है। दया, दीन दुखियों के प्रति मन का पिघलना दया कहलाता है। पाप किसे कहते हैं? धर्म के विरुद्ध जो होता है वो पाप है। अपराध किसे कहते हैं? जो कानून के विरुद्ध हो उसे अपराध कहते हैं। पुत्र किसे कहते हैं? अपना बेटा को पुत्र बोलते हैं। बालक किसे कहते हैं? कोई भी बच्चे को बालक कहते हैं। थोड़ा जो अंतर है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ईर्ष्या, दूसरों की उन्नति से जलना ईर्ष्या कहलाती है। द्वेष किसे कहते हैं? वैर भाव, वैर भाव को द्वेष कहते हैं। अमूल्य किसे कहते हैं? जिस वस्तु का कोई निश्चित मूल्य न हो उसे अमूल्य कहते हैं। बहुमूल्य किसे कहते हैं? अत्यधिक मूल्य जिसका हो उसे बहुमूल्य कहते हैं। ऋषि किसे कहते हैं? वेद मंत्रों का जो ज्ञाता होता है उसे ऋषि कहते हैं। मुनि किसे कहते हैं? धर्म तत्वों का मनन करने वाला मुनि कहलाता है। धर्म तत्वों का मनन करने वाला मुनि कहलाता है। इसमें एक और चैप्टर है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, सत्य बोलने वाला सत्यवादी, ग्राम में रहने वाला ग्रामीण, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ,
बुराई के लिए प्रसिद्ध, कुख्यात, ईश्वर को ना मानने वाला, नास्तिक, जिसके पास धन ना हो, निर्धन। ये जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये भी आपकी परीक्षा में आता है, जो कि तुम्हारी किताब में लिखा गया है। इसको भी आप पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, कभी 5 कभी 10 ऐसा पढ़िए, तो बार बार के अभ्यास से ये चीज़ मजबूत हो जाती है, याद हो जाती है। एक नई चीज़ है आपके पास, उपसर्ग और प्रत्यय, जैसे सुपुत्र, कुपुत्र, सबल, दुर्बल। तो यहाँ पर देखो सुपुत्र, सुपुत्र का मतलब होता है अच्छा पुत्र। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें विशेषता ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे सुपुत्र, पुत्र एक शब्द, उसके आगे सु लगाया गया, सु यानी अच्छा, अच्छा पुत्र। तो यहाँ पर सु जो है वो उपसर्ग है और पुत्र जो है वो मूल शब्द है। अच्छा, उसी प्रकार कुपुत्र में जो कु शब्द है वो है उपसर्ग और पुत्र जो है वो है मूल शब्द। हाँ, तो एक और शब्द देखिए, यहाँ पर दिया है निर्भय। निर जो है वो उपसर्ग है और जो भय है वो मूल शब्द है। पराधीन में परा जो है वो मूल शब्द है और धीन जो है वो मूल शब्द है, परा उपसर्ग है। तो प्रत्यय, उपसर्ग के बाद आता है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें विशेषता ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के 2 भेद हैं, तद्धित प्रत्यय और पहला है प्रत्यय में कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। उसी प्रकार जो उपसर्ग है उसके 3 भेद हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और अरबी और फारसी भाषा के उपसर्ग। आजकल अंग्रेजी के उपसर्ग भी किताबों में दिखाई देते हैं। तो आज ग्रामर में हम आपको इतना ही बता रहे हैं। कल फिर एक नए ग्रामर के विषय को लेकर आपके सेवन फिर हाजिर होंगे। तब तक आप ग्रामर, प्रोज, पोएट्री सब पढ़ते रहिए और हमारे साथ इस प्रकार क्लास में जुड़े रहिए। पढ़ाई का ये एक सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ पढ़ाई का काम निरंतर करते रहिए, क्योंकि पढ़ने के बाद ही आप परीक्षा दे सकते हैं, लिखने के बाद ही आप परीक्षा दे सकते हैं। पढ़ना लिखना दोनों जरूरी है। पढ़ने का लिखने का काम हमारे साथ करते रहिए। कुछ पूछना तो हमसे पूछिए, हम आपकी हर समस्या का हल करेंगे। ठीक है, नमस्कार।